बनेगी। हमें तो आजकल नीतीश कुमार जी पे बड़ा उनके बारे में सोच के अखिलेश भाई बड़ी चिंता भी होती है। मैं कल आया तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे पूछा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल बिहार में भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो मुझे लगता है कि जो साहित्य और संस्कृति है ना, वो समाज का दर्पण होती है। तो ये जो लोक कलाकार हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, वो देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया का मिजाज छन छन में कैसे बदलता रहता है। तो दरअसल ये गीत किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये गीत बिहार के मुखिया के लिए लिखा गया है, क्योंकि उनका मिजाज छन छन में बदलता रहता है। आप नीतीश जी की, भाजपा की कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी का मुंह इधर होगा, नीतीश जी का उधर होगा, अशोक जी का उधर होगा, कहीं से कोई गणित मिलता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि आप महागठबंधन के नेता जब भी मंच पे बैठे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। हम और अखिलेश भाई बैठे थे तो सुकून से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। उधर इतना तनाव है कि कब किसका मुलेठा खुल जाएगा, कब किसका गमछा उतर जाएगा, कब किसकी सरकार चली जाएगी, पता ही नहीं चल रहा है। बिहार की ही बैसाखी है जो दिल्ली चल रही है, टिकी हुई है, खड़ी है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। बहुत शुक्रिया। देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों का जो अंतिम सच है वो यही है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं। याद करिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे मेरठ ला करके मुंबई से चुनाव लड़ाए गए और मौजूदा सांसद अरुण गोविल हो, नारा क्या था? हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। हमने आपने अपने कानों से सुना है इस नारे को। वो तो भला हो भारत की जनता का कि उसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे ला करके ऐसा पटका कि न ये नारा भूले, बल्कि संविधान को सरमाथे लगाते हुए संविधान जिंदाबाद और संविधान को लेकर के पूरे देश में बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये आपकी और पूरे देश की संविधान के प्रति जो मोहब्बत है उसका परिणाम था। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि पिछले दिनों अखिलेश भाई और हम दोनों लोग राज्यसभा में बैठे थे, देश के गृह मंत्री भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते उन्होंने एक बात कही कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार विपक्ष वाले भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। यह एक अहंकार की भाषा थी जिसका पूरी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ वहां विरोध किया और विरोध करने के बाद संसद के बाहर, संसद परिसर में भी विरोध किया और उसका परिणाम यह रहा कि देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, देश के प्रधानमंत्री को एक दिन में 5-6 ट्वीट करने पड़े। यह रहा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ताकत का असर। लेकिन यह बात उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल आई है। इसके पीछे जो एक पूरी सोच है, उस सोच को समझना पड़ेगा। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। उनके इरादे खतरनाक हैं, चूंकि पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र उनके साथ है, इसलिए बहुत सारी जगहों पे सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। यहां मंच पर सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी और नेता बैठे हैं। मेरा मानना है कि मंच पर मौजूद लोग ही अगर आज से एकजुट होकर के ये सोच लें कि हमें नफरत वाली ताकतों के खिलाफ आज से लड़ाई शुरू करनी है,
हमारी दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ चुनावी टाइम में चुनाव लड़ते हैं, जब टिकट मांगने का मौका आता है तब हम नई सदरी और नया कुर्ता पजामा निकालते हैं। सही है कि नहीं? चुनाव पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा, नफरत के खिलाफ पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा। वो नफरत को फैलाने के इतने असंख्य हथियार हैं उनके पास। हम आप यहां भाषण कर रहे हैं, उनका पूरा एक आईटी सेल बैठा है, आपके कौन से बयान को कहां काट करके कहां पहुंचा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस देश में तकरीबन 350 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, 450 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और तकरीबन 563 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। हमको आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का कैसा दुरुपयोग करके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और हम अपनी दुनिया में मगन होकर के हमें लगता है कि नहीं, संविधान भी सुरक्षित है, लोकतंत्र भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। उधर अमेरिका से हमारे बेटों को बेड़ी और हथकड़ी लगा करके देश में भेजा जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप का नारा लगा रहे हैं। हालात वैसे नहीं है जैसा आप समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने भाषणों में हमेशा एक बात कहते हैं कि जब जेब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो पहले आपका ध्यान भटकाता है और फिर आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह इस सरकार ने किया है, आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए मैं पूरे बिहार के लोगों से, मैं खुद लंबा सा सफर तय करके कई कार्यक्रम इधर उधर करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है और अल्पसंख्यक विभाग के विशेष तौर से पदाधिकारियों से बातचीत करनी है। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत उपजाऊ है और कांग्रेस की विचारधारा के लिए बहुत मुफीद इलाका है, क्योंकि ये गांधी का इलाका है, ये गोडसे का इलाका नहीं है। इसलिए अगर आप सबने प्रण लिया, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां लिखना खुद नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए नरकटियागंज वालों, अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों, हमारे महिला कांग्रेस की जो साथी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे एनएसयूआई के जो साथी हैं, सेवा दल के जो साथी हैं, हमारी मेन कांग्रेस की जो बॉडी है, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि अखिलेश जी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम सारे लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। हर दिन आपके लिए जब भी आप कहेंगे हम उपलब्ध हैं, लेकिन आपको एक रोड मैप तो आने वाले दिनों के लिए बनाना पड़ेगा, तब आप लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे। मेरे भाई, यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, माएं बहनें बैठी हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान को जब फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सारे शोरगुल से चुपचाप सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग मेरे साथ जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना, शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। लात तो हमको आपको भी मारी जा रही है ना पिछले कुछ वर्षों से। कभी महंगाई की लात पड़ रही है, कभी नोटबंदी की लात पड़ रही है, कभी जीएसटी की लात पड़ रही है, लेकिन हम हैं कि सोए हुए हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, अखिलेश भाई राहुल गांधी के सिपाही हैं, और हम सारे लोग राज्यसभा में, देश की संसद में, सड़क से संसद तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर, सोनिया जी के निर्देश पर, प्रियंका जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे।
आपका साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत जरूरी लोग हैं। हम यहां 3-4 फीट ऊपर मंच पर बैठे हैं और आप नीचे 4 फीट बैठे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका अस्तित्व जो है वो कमतर है। मैं तो यह मानता हूं कि जैसे 2 तराजू है, एक आप हैं, एक ये इस तरफ है, और ये तराजू का एक पलड़ा थोड़ा सा ऊंचा है, आप नीचे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं। आप ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है, झुका होता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप बैठे हैं, उस तरफ बड़ा क्रिकेट का मैच चल रहा है। मैंने उमेर जी से कहा था कि ऐसी तारीख में आप कार्यक्रम क्यों रख रहे हैं जब वहां दुबई में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है और हमारी भारतीय टीम बुरी तरह से पाकिस्तान को रौंदने जा रही है। ऐसे दिन आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम मत रखिए। लेकिन उनका मन था कि नहीं, 23 तारीख के बाद फिर और व्यस्तताएं हैं, तो आज आपके बीच में हम सारे लोग हाजिर हुए हैं। और आपसे साथियों मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान महज एक किताब नहीं है, इसमें महज कुछ पन्ने नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कितने रातें जाग करके अपने खून पसीने से इस संविधान को लिखा था। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के सपने हैं, उस संविधान को कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन उसका विरोध करते रहे, तिरंगे का विरोध करते रहे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब वो इक्तिदार पर आए हैं, सत्ता पर आए हैं, तो एन केन प्रकार उस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। नए नए बिल लाए जा रहे हैं पार्लियामेंट में, और पूरे बिहार में मैं उस आहट को महसूस कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, पटना से उतर करके यहां तक आते हुए, यहां मीडिया के साथी मौजूद हैं, कल शाम से लेकर के अब तक जितना मैंने इनसे बात किया है, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि बीपीएससी के जो छात्र हैं, नौजवान, पेपर लीक की शिकायत करने के लिए जब सरकार की चौखट पर गए तो उनके पीठ पर जो लाठियां बरसी हैं उसका जख्म अभी सूखा नहीं है। वो तैयार हैं इस बात का बदला लेने के लिए। मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, यह गन्ना किसानों का इलाका है, और किस तरह से उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। यहां का किसान इस बात से नाराज है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इस देश का किसान और खास तौर से बिहार का किसान आज तक नहीं भूला है कि किस तरह एमएसपी की लीगल गारंटी मांगते हुए 700 जवानों को, किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। तब सेंटर की सरकार को यह एहसास हुआ कि वो जो कृषि कानून लाए थे वो काले हैं, और उनको बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार हुए। इतनी कुर्बानी तो एक साथ जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने भी नहीं ली थी जितना इस सरकार ने किसानों की कुर्बानी ली है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। यह किसान विरोधी सरकार है, यह नौजवान विरोधी सरकार है। पिछली बार आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार थी तो किस तरह युवाओं को नौकरी देने का काम किया था बिहार की महागठबंधन की सरकार ने। अगर बिहार का युवा चाहता है कि फिर से नौकरी आपको मिले, किसान चाहता है कि उसके सम्मान की राशि उसे मिले, किसान चाहता है कि उसके कर्जे माफ किए जाएं, तो एक बात याद रखना, अगर इनकी सरकार बनी तो अंबानी और अडानी के कर्जे माफ होंगे। अगर आपकी सरकार बनी तो किसानों के कर्जे माफ होंगे, मजदूरों के कर्जे माफ होंगे, गरीबों के कर्जे माफ होंगे। यह बुनियादी अंतर है भाजपा और कांग्रेस की सोच में, यह बुनियादी अंतर है नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की सोच में। मैं राहुल गांधी जी के साथ चला हूं 4000 किलोमीटर। मैंने देखा है उनके पैर के छाले, मैंने देखा है उस आदमी की मेहनत। उस आदमी ने बस एक नारा लगाया 4000 किलोमीटर चलते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक मीडिया के साथी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से देश बदल जाएगा? हमने कहा बिल्कुल बदल जाएगा। जब
महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो उस वक्त भी कोई नहीं मान रहा था कि अंग्रेज देश छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है, तो लोग आज भले ना मान रहे हों, लेकिन कुछ दिन में लोगों को यह एहसास होगा कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को जाना पड़ा था, वैसे ही भारत जोड़ो आंदोलन से आज वाले अंग्रेजों को भी जाना पड़ेगा, सत्ता से उतरना पड़ेगा, और यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। क्योंकि हम जानते हैं राहुल गांधी जी की मंशा और उनकी नीयत कितनी साफ सुथरी है। राहुल जी जानते हैं टास्क उन्होंने लंबा लिया है, पहले 4000 किलोमीटर, फिर 6700 किलोमीटर, क्योंकि वो जानते हैं इस देश में नफरत कम करना पड़ेगा। जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। भाजपा नफरत फैलाने का हर दिन प्रयास कर रही है संस्थानिक तौर पर, और एकजुट प्रयास कर रही है। हमें भी मोहब्बत के लिए एकजुट प्रयास करना पड़ेगा। नरकटियागंज वालों, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। उस मोहब्बत की कोशिश के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। आप भी हमारा साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। संविधान की एक प्रति उठाइए, अपने अधिकारों के हक के लिए संविधान को न सिर्फ अपने घर की ताकों पर, अपने घर के लाइब्रेरी में सजा के रखिए, बल्कि संविधान को पढ़िए भी। उसके आर्टिकल, उसकी प्रस्तावना, उसके पन्ने जो आपको अधिकार देते हैं, यह शासन, यह प्रशासन, यह तंत्र आपसे उन अधिकारों को छीनने में लगा है। उन अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, और ये जो आपके छोटे छोटे घरौंदों को उजाड़ देना चाहते हैं, उनसे कहिए कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। इस देश का आम इंसान अगर जागेगा, बिहार का आम मतदाता अगर जागेगा, तो ये जो दिल्ली को बैसाखी देने वाली सरकार बिहार में बैठी है, वो बैसाखी भी टूटेगी और बिहार में बदलाव भी होगा। यहां महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमें तो आजकल नीतीश कुमार जी पे बड़ा, उनके बारे में सोच के अखिलेश भाई बड़ी चिंता भी होती है। मैं कल आया तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे पूछा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल बिहार में भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो मुझे लगता है कि जो साहित्य और संस्कृति है ना, वो समाज का दर्पण होती है। तो ये जो लोक कलाकार हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, वो देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया का मिजाज छन छन में कैसे बदलता रहता है। तो दरअसल ये गीत किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये गीत बिहार के मुखिया के लिए लिखा गया है, क्योंकि उनका मिजाज छन छन में बदलता रहता है। तो मुझे कभी कभी उनकी बड़ी चिंता भी होती है, क्या पता फिर उनका मिजाज कब बदल जाए। ऐसी आहट दिल्ली के गलियारों में मिलती भी रहती है, खबरें उड़ती भी रहती हैं। हम उन खबरों का इंतजार करेंगे, लेकिन आपसे इतना कहना चाहते हैं साथियों कि जो संस्थानिक तौर पर अपने एजेंडे को लेकर के भाजपा और आरएसएस के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका मुकाबला संविधान की किताब से ही किया जा सकता है। जो मुहिम जगाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में जा रहे हैं, हम उनके सहयोगी, उनके सिपाही, उनके साथी बनकर के आपके बीच में आए हैं और आपसे यह अनुरोध करते हैं कि इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होइए, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए। वैचारिक रूप पर भी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। हम सब मिल करके संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे और इस देश के हाशिए पर मौजूद दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, अति पिछड़ा हो और इस देश का वो समड़ जो संस्थान की मार खा करके आर्थिक तौर पे गरीब रह गया है, उन तमाम लोगों के अधिकारों को लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन उस लड़ाई को लड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इससे ज्यादा आपसे बहुत कुछ कहना नहीं है। आपने बहुत धैर्य से हमारे भाषण को सुना। मंच पर जो बाकी साथी रह गए हैं, जिनका नाम नहीं ले सके हैं,
उनका भी आभार, उनका भी धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ शामिल रहे हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। अच्छा, बिना उसके नहीं छोड़ेंगे आप सारे लोग? जी जी, हाँ हाँ ठीक है। कैसे, मुझे भी लग रहा था कि बिना उसके तो आप जाने नहीं देंगे, तो मैं सुना देता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 सांसद सस्पेंड किए गए, क्योंकि हम इस देश के किसानों और गरीबों के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे थे। अखिलेश भाई, हम सारे लोग राज्यसभा लोकसभा में 146 सांसद एक साथ सस्पेंड किए गए। तो जब हम बाहर निकले तो परिसर में ही, पार्लियामेंट के परिसर में मीडिया के साथी खड़े थे। उन्होंने कहा, आ गया स्वाद, 146 सांसद एक साथ सस्पेंड हो गए, आप भी सस्पेंड होके आए। तब मेरा जवाब सुनना, मैंने उनसे कहा कि आज अगर सस्पेंड ना हुए होते तो हमें यह लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुजदिलों में लिखा जा रहा है, क्योंकि हम मुद्दे पर लड़ते हुए सस्पेंड हुए हैं और ऐसा सस्पेंशन कितनी भी बार हो हमें कबूल है। तो उन्होंने कहा, आप शायर हैं, शायरी की भाषा में समझाइए। वहीं खड़े खड़े एक नज्म हुई थी, वो मैं आपको सुना देता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा। ये मैं बिहार के नौजवानों की तरफ से सरकार से कह रहा हूं, जिन्होंने रात में लाठियां बरसाई, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली जो दो लाइनें हैं ना, यहां पंडाल में मौजूद एक एक हाथ हवा में उठना चाहिए, जाना चाहिए पटना तक आपकी तालियों का शोर, कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। एक बुनियादी अंतर समझिए सत्ता पे बैठे हुए लोगों का और हम विपक्ष में बैठे हुए लोगों का। आप नीतीश जी की, भाजपा की कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी का मुंह इधर होगा, नीतीश जी का उधर होगा, अशोक जी का उधर होगा, कहीं से कोई गणित मिलता ही नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि आप महागठबंधन के नेता जब भी मंच पे बैठे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। हम और अखिलेश भाई बैठे थे तो सुकून से बातचीत कर रहे हैं, बिहार की राजनीति पे हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। उधर इतना तनाव है कि कब किसका मुलेठा खुल जाएगा, कब किसका गमछा उतर जाएगा, कब किसकी सरकार चली जाएगी, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिया हम जला के निकले हैं, कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया,
और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते अंतिम में ये पंक्तियां सुना के जाता हूं, नहीं सुना के जाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो सिर्फ भाषण सुना के चला गया। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? देखिए, हम कवियों शायरों को थोड़ी सी लिबर्टी होती है, हम सलीके से अपनी बात कह लेते हैं। आजकल उससे भी खतरा है। पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर, कैसे सारी आवाजों को दबाया जा सकता है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए बोलना जरूरी है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना नरकटियागंज वालों, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अंत में बस आपसे इतना कहता हूं, चंपारण के साथियों, मैंने आज इस इलाके को जितना जाना समझा और सबसे बात की, अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हो रही थी, तो इस इलाके का जो किसान है, इस इलाके का जो युवा है, इस इलाके की बेटियां शिक्षा के लिए जितना उन्हें संकट उठाना पड़ता है, कोई कायदे का विद्यालय नहीं है, कोई कायदे के स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। इस इलाके को विशेष रूप से सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुई है। आने वाले दिनों में जब यहां पे सरकार बनेगी तो चंपारण और उसके आसपास के इलाके के लिए हमें अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। तो लड़ करके इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करवाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ ये कह के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार वालों, आपके नाम ये पंक्तियां हैं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार की ही बैसाखी है जो दिल्ली चल रही है, टिकी हुई है, खड़ी है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार से, मोहब्बत से इस कार्यक्रम में शिरकत की है। संविधान जिंदाबाद रहेगा, लोकतंत्र जिंदाबाद रहेगा। फिर आपके बीच में आएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आज जाना है, लंबा सफर है, फ्लाइट है, इसलिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद।